ओके, सो स्टार्ट करें। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो चलिए पहले कुछ डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो कल कुछ लोग कह रहे थे डाउट्स नहीं हुआ, तो सर ग्रुप पर भेजा था, वो डिस्कस कर लेंगे। सो ग्रुप में भेजा था। सो क्वेश्चन नंबर 45 है ना, क्या कह रहा है? कंसिडर अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, तो बर्नौली ट्रायल्स आप लोगों को पता होगा कि ये होता है कि इट हैज ओनली 2 आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर, और आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉरी, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एनसीईआरटी पर लिखा रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, है ना। तो इस तरह से कुछ 2-3 कंडीशंस हैं बर्नौली ट्रायल की, और यही बर्नौली ट्रायल है जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब में यूज होते हैं। सो कह रहा है कि 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3/4। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर? 1/4। सो ये हो गया 1/4। अब आपसे कह रहा है ये कि इफ फर्स्ट ट्रायल इज सक्सेस, ये गिवन है, मतलब अगर पहला ट्रायल सक्सेस हुआ तो x काउंट द नंबर ऑफ फेलियर बिफोर नेक्स्ट सक्सेस। तो अगर पहला, देखो अब तुमने फर्स्ट ट्रायल किया, तो या तो सक्सेस आना है या फेलियर आना है, तो पक्का है। तो अगर पहला सक्सेस आया, मान लो पहला सक्सेस आया, सो अगले सक्सेस आने तक इस बीच का तुम्हें फेलियर काउंट करना है, ठीक है ना। सो मतलब इस तरह से मैं बोलूं कि लाइक ये है। सो आपको देखना है x जो है नंबर ऑफ फेलियर्स है, ठीक। सिमिलरली अगर नेक्स्ट, ठीक है ना, इफ द फर्स्ट ट्रायल इज फेलियर, और अगर पहला फेलियर हुआ, सो अगले फेलियर आने तक जितने सक्सेस आएंगे, सो x आपका है, सेम ही x है, x कॉमन है, तो x इज नंबर ऑफ सक्सेस, है ना, बिफोर नेक्स्ट फेलियर, है ना, बिफोर नेक्स्ट फेलियर, यस। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि EX बताओ। तो अगर तुम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो इसका, तो EX आ जाएगा। सो अगर आपसे पूछा जाए अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोबेबिलिटी x बराबर 0, क्या प्रोबेबिलिटी है? अब x बराबर 0 का मीनिंग निकालो पहले कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ x इज इक्वल टू 0। सर यहाँ तो x पर केसेस हो गए, तो कौन से x की प्रोबेबिलिटी कर दें? हाँ, तो दोनों इंक्लूड करेंगे, आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन। सो टोटल प्रोबेबिलिटी में यही करते हो ना तुम। टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में हम क्या करते हैं कि मुझे a की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब E1 E2 दो पार्टीशंस हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए गिवन E2, और वो क्या देता है? टोटल a की प्रोबेबिलिटी। तो सेम है, ये मेरा a है अभी। अब वो तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा हूँ x का, तो दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। सो इफ दिस हैपेंस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और इफ अदर हैपेंस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये डिसाइड करना आपको। सो दोनों कैसे बताओ क्या होगा अलग अलग। हाँ, x बराबर 0 का मतलब है कि नो फेलियर बिटवीन 2 सक्सेस, यही ना, और यहाँ है नो सक्सेस बिटवीन 2 फेलियर। तो आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, है ना। तो दोनों काउंट करने कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि x बराबर 0 का मतलब नो फेलियर बिफोर 2 सक्सेस, मतलब
पहला सक्सेस आया और अगले सक्सेस आने तक कोई फेलियर नहीं आया, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अरे भैया इसका मतलब क्या है? चलो इसमें आउटकम्स बताओ मुझे। x बराबर 0 एक इवेंट है ना, सो उस इवेंट्स में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे मैं पूछना चाहता हूँ। x बराबर 0 जो इवेंट, हाँ तो एस एस या एफ एफ, इस तरीके से यही आउटकम है ना कि दो सक्सेस, अगर पहला सक्सेस आया तो अगले सक्सेस तक एक भी फेलियर नहीं है, और अगर पहला फेलियर आया तो अगले फेलियर तक एक भी सक्सेस नहीं है। जैसा ये क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ सक्सेस बिफोर नेक्स्ट फेलियर, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर नेक्स्ट सक्सेस, इस तरह से। तो ये हो गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बताओ, एस एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक काम करो, तत्काल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को P लिखो, ठीक है ना, तो इसको तुम P लिखो और इसको तुम Q लिखो, उसके टर्म में बताओ, P Q के टर्म में। हाँ, सो ये हो गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी ऐसे ही? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ x इक्वल टू 1? देखो यहां से पहले सक्सेस फिर फेलियर, सक्सेस फेलियर सक्सेस, फेलियर सक्सेस फेलियर, कि अगर पहला सक्सेस है तो अगले सक्सेस तक एक फेलियर आया, वो मैं कह रहा हूं। अगर पहला फेलियर है तो नेक्स्ट फेलियर तक एक सक्सेस आया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो P स्क्वायर इंटू Q ना, P स्क्वायर Q, Q स्क्वायर P। अब क्या करो, सिमिलरली तुम पैटर्न समझ पा रहे हो? अगर मैं तुमसे बोलूं x बराबर n की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, मैं सिंपली तुमसे पूछ लूं x बराबर n क्या आएगी, पैटर्न समझो। यस प्लस Q स्क्वायर P की पावर। यस, अब ये आ गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए ex, सो मैं किसी रैंडम वेरिएबल, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया इसका। Here n can take, for all n can take 0 1 2 3 डॉट 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 चलता रहेगा। तो मुझे PMF मिल गया x का, एक्चुअली PMF मिल गया ना। So what is expectation? Value of x into probability at x। तो x लिखने के बजाय मैं n लिखता हूं। So n into probability and n from 0 to infinity। क्या ये सॉल्व हो जाएगी? यस सर। अब ये आपको इजी है, डिफिकल्ट नहीं होगा मुझे लगता है। तो कोई सीरीज से कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है ना, तो वो सीरीज से हो जाएगा। तो इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जस्ट कोई सीरीज इस तरह से। चलो तो आगे आते हैं। और सीरीज क्या है, जैसे मैं तुमसे अगर पूछूं 1/1 माइनस एक्स, इसका क्या होता है? एक्सपेंशन। सर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब। हाँ, तो ये काम तो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ n है आगे। तो मुझे काम आएगा, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? बताओ भाई, कोई इसका एक्सपेंशन बताओ। टेलर सीरीज एक्सपेंशन है ना। इसको याद नहीं है भाई, ऐसे कैसे होगा? इसका एक्सपेंशन होगा सर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। यस, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। हाँ राइट राइट। सो ये यहाँ से आ जाएगा, इसको इससे आंसर आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। देखो पी स्क्वायर बाहर करना तो दो अलग अलग समेशन बनेंगे और दोनों में ये वाला यूज होगा, ठीक है है ना। सो इसको तुम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो ना, n x की पावर n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यही तो है वहां पे। n q की पावर n है वहां पे और n p की पावर n, तो उससे आ जाएगा, ठीक है। चलो
मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ तुम्हारा क्या आ गया, n टाइम, ठीक है ना, n p स्क्वायर बाहर, p स्क्वायर 1/1 माइनस q का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा। फिर ऐसे ही क्या 2 आंसर आएगा या 4, इसका आंसर क्या है तुम्हारे पास, देखो हैं, आंसर 2 है सर। आंसर 2 है ना, नहीं तो आंसर 2 तुमसे वो पूछा है ना, देखो तो इसको अगर मैं कंटिन्यू कर दूं तो यहाँ क्या करते हैं, n फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, p स्क्वायर बाहर n इंटू क्यू की पावर n, q स्क्वायर बाहर n इंटू p की पावर n, ठीक। सो अभी मैं सिर्फ ex निकाल रहा हूं, तुमसे 2ex पूछा है तो वो हम आते हैं उस पे। हाँ सो अब क्या है, p स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या है, अभी उधर लिखा था, क्या होगा ये, प्लस q स्क्वायर ऐसा। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये तो 2 आ गया है ना, यस सर। और 2 टाइम करोगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन आंसर तो 2 कह रहे हो तुम। क्या आंसर, सो आंसर 2 ही है। एक मिनट रुक जाओ। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रायल इज सक्सेस, अगर पहला सक्सेस है सो ये फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एंड नंबर ऑफ सक्सेस गिवन इन द सक्सेस, सो इनटू पी होगा क्या, अच्छा तो ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे ऐसे करना था, क्योंकि इफ है गिवन है तो गिवन को मैंने यूज तो किया नहीं, लेकिन अगर पहला सक्सेस है सो अगर तुम ऐसे सोचते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इनटू सो x बराबर 0 गिवन सक्सेस, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता कुछ, अच्छा x नंबर ऑफ फेलियर बीच का काउंट कर रहा है ना, तो गलत तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से कहने का मतलब मेरा ये आ गया, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। तो ये तुम्हारा ex2 आ गया, तो 2ex जो है वो कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा, है ना। एक मिनट, सो किस वाला क्वेश्चन है, 22 का। यस सर। और ये क्वेश्चन है तुम्हारा 45 नंबर, है ना। सो कहाँ पहुंच गए,
सो 45 का आंसर है 2। अच्छा, सो हमने गलती कहाँ की? 1 क्यों नहीं आया? हालांकि क्वेश्चन मैंने करा रखा है पहले भी, सो भी गलती क्यों हो रहा है? सो हमने एक्सपेंशन का तो यूज नहीं किया ना। सो एक्सपेक्टेशन क्या होता है? x इंटू पी एक्स, है ना। सो यहाँ पे गलती तो नहीं लग रहा। x बराबर 0, नो सक्सेस। अच्छा, ये पीएमएफ ठीक है। अगर इसको हम चेक करें तो क्या होगा? अगर इसको हम ऐड करोगे, मेरा पीएमएफ ठीक होगा। सो इसको ऐड करके 1 आना चाहिए इन्फिनिटी तक। सो पी स्क्वायर सब में कॉमन आ जाएगी ना, तो 1 प्लस क्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। सो 1 प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा ना, अप टू सो ऑन। एक तो ये हो जाएगा, फिर क्यू स्क्वायर, मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। सो ये आ जाएगा, जो पहला टर्म है तुम्हारा आ गया पी स्क्वायर टाइम 1/1 माइनस क्यू, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर टाइम 1/1 माइनस पी। सो पी प्लस क्यू 1 तो आ रहा है, मतलब पीएमएफ तो ठीक है। सो यहाँ क्या गलती है? अब यहाँ देख लेते हैं। ओ ओके, देखो। सो यहाँ क्या गलती है? यहाँ तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने गलत सीरीज लगाया एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब ये लगाया है, बट गलती क्या की है? ये 1 वहां आ नहीं रहा, वहां 0 आ रहा है। ये पहला टर्म 1 है ना यहाँ पे, वहां पहला टर्म क्या है देखो, तो मैंने सीरीज गलत लगाई है। इसको तुम अगर खोलते तो क्या आता? सो इसमें मेरी गलती क्या है? ये है कि तुम देखो, इसको अगर सीरीज ओपन करो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन द सीरीज? n को 1 n को तुम क्या रखोगे? मैं ये बोल रहा हूं, इसमें n को 0 रखते हैं। पहले टर्म क्या है? तुम लोग को समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? n को 0 रखो ना, क्या होगा? 0 से फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट टर्म 0। नेक्स्ट टर्म क्या है? 1/4। मतलब क्यू कटा है बताओ, तो क्यू, फिर अगला क्यू 2q स्क्वायर, ये है। यहां मैंने गलती की है, ठीक है। फिर यहाँ क्यू स्क्वायर बार, इसको खोलो ऐसे ही, पहला टर्म है 0, फिर है p, फिर है 2p स्क्वायर, है ना। सो डॉट डॉट डॉट। ओके, तो यहाँ गलती ये है, यहाँ q से स्टार्ट हो रहा है, वहां क्या था देखो। अब इसको सीरीज से कंपेयर करो, मैंने आपको अंत में लगा दिया ना। सो यहाँ है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये है ना। सो ठीक है ना, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या हमारे पास है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए? इसमें क्यू कॉमन ले लेंगे, पूरी सीरीज सेम हो जाएगी। हाँ, दोनों तरीका है। तो अब क्या करते हैं, क्यू यहाँ कॉमन लेते हैं, वहां p कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगी। तो अब आ जाएगा, वो हमने गलती करा यहाँ पे सीरीज लगाने में, ठीक है। सो यहाँ पे आप q कॉमन निकाल लीजिए, तो p स्क्वायर इंटू क्यू, तो बचा 1 प्लस 2q प्लस 3q स्क्वायर। अब ठीक है, ऐसे यहाँ p कॉमन लीजिए, तो p इंटू क्यू स्क्वायर बचा 1 प्लस 2p प्लस 3q स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ठीक है ये, ओके। सो वो गलती मैंने करी है, मैं ध्यान नहीं दिया है ना। हमें ध्यान देना है यहाँ पे, जैसे क्या था n इंटू क्यू की पावर n तो है, और यहाँ सही लिखा मैंने, कैसे यहाँ पे तुक्का लगा दिया मैंने, ये सही लिखा है, तुमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ मैंने गलती मैंने यहीं पे कर दी है, ठीक है ना। तो मैं केयरफुली देखा नहीं, क्योंकि यहाँ मैं n को 0 रखूँ 0 हो जाएगा, फिर x हो जाएगा, तो ये ऐसा है ही नहीं। पहली बात ये मुझे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n, ये है एक्चुअली। सो मैं n लिख दिया, यहाँ 2 है तो 1 है, 3 है तो 2 है, तो मैं n x की पावर n लिख दिया था, वो देख के वहां लिख दिया गलती से, तो ये यहाँ गलती हो गई थी। सो यहाँ क्या है? n प्लस 1 है, बाहर n प्लस 1 है और x की पावर n है। अब ये सही है, तो ये वैसा बनाना था मुझे, तो वो n x की n करके वो कर दिया, तो गलती हो गई। ये ओके है। अब सो ये सीरीज लगाने में गलती हुई, ठीक है। तो अब फाइनल आंसर आ जाएगा, अब हो गया। सो अब आप क्या करोगे? यू जस्ट पुट नाउ कि p इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू, और इसका आ गया 1/1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे p इंटू क्यू स्क्वायर 1/1 माइनस p होल स्क्वायर।
अब 1 माइनस पी तो क्यू ही होता है, 1 माइनस क्यू तो पी होता है। सो ये और ये कैंसिल, क्यू और ये कैंसिल, तो बचा पी प्लस क्यू। तो वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कुछ भी देता, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कुछ भी देता। हमने कहीं 3/4 1/4 यूज किया क्या? कहीं यूज किया है? देखो हमने कहीं यूज नहीं किया ना, मतलब वो सक्सेस फेलियर की प्रोबेबिलिटी कुछ भी देता क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, EX 1 ही आ रहा है। तो EX जब 1 आ गया तो 2EX 2 आ गया, ठीक है ना। तो गलती क्या हुई थी? सीरीज अप्लाई करने में। सो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें केयरफुली, है ना, मैं ऐसे लूजली लिख दिया, ध्यान चेक नहीं किया। ओके, सो दिस इज फाइन नाउ। बाकी सही था, पीएमएफ ओके था, यहाँ भी ओके था, बस सीरीज लगाने में दिक्कत, इस सीरीज का सम निकालने में दिक्कत हुआ। चलिए, और कोई डाउट है किसी को? बताइए। ग्रुप में भेजो अगर कोई डाउट है तो। ओके, सो ये कह रहा है कि सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारे पास है कि लेट x1 x2 xn बी IID रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म 0 थीटा, है ना। सो ये यूनिफॉर्म 0 थीटा एंड y तुम्हारा है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, जो कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना। तो द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द थीटा क्यू विल बी, तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? सो अगर तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्यूब निकालो तो क्या होगा? 0 to थीटा और x क्यूब इंटू PDF ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, यही ना बाय डेफिनेशन। सो 0 से थीटा, ठीक है, x क्यूब इंटू PDF दिस। अब क्या होता है nth ऑर्डर, अरे ये क्या हो गया? सो nth ऑर्डर स्टैट्स का PDF क्या होता है? बताया था ना अभी रिसेंटली। सो ठीक है ना, x क्यूब इंटू 1 माइनस CDF, इसका CDF होगा x अपॉन थीटा, चेक करना। हाँ अच्छा, जब nth ऑर्डर स्टैट्स है ना तो 1 माइनस क्यों? nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF क्या होता है? PDF क्या होता है? हाँ, n-1 इंटू PDF ना, वो तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का 1 माइनस होता है। सो 0 से थीटा x क्यूब इंटू n इंटू ये हो गया तुम्हारा x अपॉन थीटा, इसकी पावर n-1 इंटू 1 अपॉन थीटा dx। ये कितना आ रहा है? इंटीग्रेट करो इसको अब। सो x की पावर n-1 प्लस 3, तो ये n प्लस 2 हो गया। अभी n बाहर है और थीटा की पावर n। करो इसको, इंटीग्रेट करो, ये तो बाहर ही है, इसको इंटीग्रेट कर लो, ये आ जाएगा। नहीं, इंटीग्रेट तो हुआ नहीं, तो हो जाएगा
n+3 अपॉन n+3, तो इसको कैंसिल कर लो, तो फाइनल आ गया n θ³ बाई n+3। तो ये क्या आया, ये आया एक्सपेक्टेशन ऑफ nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्यूब। तुम्हें क्या चाहिए था, अनबायस्ड एस्टिमेटर, तो यहाँ से आ नहीं जाएगा, क्या दिक्कत है अब? सो यहाँ से एक्सपेक्टेशन n+3 अपॉन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्यूब इज इक्वल टू θ³। ठीक है, तो क्या दिक्कत है देखो, इसमें क्या दिक्कत है? सिंगल ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम दिस। सर आंसर में इसका वो दिया हुआ है, बी वाला। किसका आंसर? उसी का, इसका। हाँ सर। तो आंसर बी ठीक तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा सॉरी, यहाँ हमने क्या निकाला, n+, तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक तो, क्या दिक्कत है? ठीक तो है, लिखा हुआ है सर इज इक्वल टू θ³। हाँ, इक्वल टू θ³ है। सर जब θ³ है तो आंसर क्या होगा? अरे क्वेश्चन क्या था? हाँ, θ³ का सर अनबायस्ड एस्टिमेटर निकालना है। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है? सर वो एक्सपेक्टेशन को एक्सपेक्टेशन है जो थीटा के बराबर है। हाँ, तो थीटा के बराबर है कि नहीं है? अच्छा, हाँ यस यस ये था ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी बराबर θ³, यही ना? यस यस। सो टी तुम्हारा ये तो है, ठीक तो है, टी की जगह ये आया। So this T is unbiased estimator. This thing is unbiased estimator because इसका एक्सपेक्टेशन θ³ आ गया। बस क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर भेज दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो। सो नेक्स्ट क्या डाउट है इसमें? ये कह रहा है कि a single observation x is drawn from 10 binomial 10, p है ना, सिंपली सब बुक के ही क्वेश्चन है ये सब, क्या ही इसमें है। सो x कोई बाइनोमियल है 10, p। अब h0 तुम्हारा है p इज इक्वल टू हाफ, ये साहू वाली बुक में शायद है, और h1 है p इज इक्वल टू 1/4, p1 गलती से लिखा है। अब कह रहा है कि रिजेक्ट h0 this in favor of h1 if this। अब ये कह रहा है रिजेक्ट h0 if x is less than equal to 3। हाँ, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 minus beta। So probability rejecting h0 when h1 is true। अब पता नहीं तुम लोग इन सब में डाउट क्या आ रहा है, तो बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। So probability x less than equal to 3 given rejecting h0 क्या है? 3 given h1 is true, p is equal to 1/4। अब x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 10p है, p की जगह 1/4 रखना है, तो बाइनोमियल 10, 1/4 हो गया। सो यहाँ से आ गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, तुम निकालो x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3। कब? जब x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 10, 1/4। क्या दिक्कत है इसमें? अब मुझे पता बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल का पीएमएफ पता है ना आप लोगों को, तो बाइनोमियल का पीएमएफ यूज करो और इसमें पुट करो ये सब। हाँ सर, हो जाएगा। और किसी को डाउट है? और किसी को?
जी किसी को डाउट है? और हाँ जी शिवानी आप कल कह रहे थे डाउट है, कुछ पूछना है क्या आपको? ये सर वो ग्रुप पे शेयर किया था। अच्छा सो हो गया डाउट, अब नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने जो हमारी सेकेंड लास्ट क्लास में सैम्पलिंग डिस्कस किया था, फिर हम लोग सैम्पलिंग के बाद कल डिस्कस कर रहे थे CRD कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, है ना। और सो अभी डिस्कस करेंगे 2 ANOVA। हाँ 2 ANOVA में अगला कौन सा टॉपिक है उसमें? CBD है ना? RBD सर। अच्छा RBD, हाँ एक मिनट। तो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन है। हाँ RBD रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। ओके सो ये जो मैं फिर से आज जो कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ उसी बुक, जो बुक कल लिखाया था रेफरेंस था, उसी का चैप्टर 4 है, ठीक है। उसमें चैप्टर 4 जो कल बुक लिखाई थी मोंटगोमरी की, क्या था? डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। बुक का हेडिंग क्या था? ठीक है ना, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय, ये था DC मोंटगोमरी। ओके सो इसके चैप्टर 4 डिस्कस करते हैं। सो कोई बताओ ये क्या होता है? रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन क्या है? कोई भी ट्राई करो। इसको नहीं पता है क्या बात कर रहे हैं? इसमें क्या करते हैं, जो एरर को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ब्लॉक्स बनाते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास लाइक लेवल ऑफ फैक्टर्स कल था, मान लो उसी नोटेशन को फॉलो करूं। सो ए लेवल ऑफ फैक्टर्स हैं, और जो तुम्हारे पास जो ऑब्जर्वेशंस थे तो उसको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो, तो यहाँ ब्लॉक्स का भी एक इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो उसमें मॉडल में क्या होगा कि लाइक ट्रीटमेंट्स होंगे, ब्लॉक्स होंगे, है ना। सो और यहाँ पे इंटरेक्शन तुम कंसिडर भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। विदाउट इंटरेक्शन होगा, है ना, एंड विथ इंटरेक्शन कंसिडर करोगे तो उसका फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। सो इंटरेक्शन इफेक्ट भी कंसिडर कर सकते हो, तो बिना इंटरेक्शन इफेक्ट का देखेंगे हम लोग। सो विथ इंटरेक्शन में क्या एक और वो ऐड हो जाएगा कंपोनेंट। सो इसमें क्या कहता है ये कि जैसे मान लो तुम्हारे पास है ऑब्जर्वेशंस, जैसे सिमिलर वे जैसे कल जो लिखा था y11 y21 y22, इस तरीके से ya, सॉरी एक मिनट, क्या नोटेशन क्या फॉलो कर रहा हूं मैं, y21 है ना। सो ya1 इस तरीके से ये एक ब्लॉक होगा, इसको बोल दो मान लो ब्लॉक 1 है। फिर सेकेंड ब्लॉक होगा उसी तरीके से, क्या लिखेंगे सेकेंड ब्लॉक में? कुछ आइडिया लग रहा है आप लोगों को?
Y21 Y22 Y23 है। y एक्चुअली इस तरह लिखना 1 1 तो 1 2 लिख देता हूँ, 2 1 तो लिख चुका हूँ, y12 2 2। एक मिनट, मैं यहाँ नोटेशन क्या फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ मैं खुद ही कंफ्यूजन है। 1 1 2 1 किसको इंक्रीज करा रहे हैं, एक फर्स्ट कंपोनेंट को इंक्रीज करा रहे हैं, 3 1 इस तरीके से है ना। सो फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ i इंक्रीज, i है ना y i j, तो इधर i इंक्रीज हो रहा, उधर j इंक्रीज होगा इस तरीके से। सो जैसा y12 y22 y32 y42 y82, तो इसको सेकेंड ब्लॉक लेके चलेंगे। सो दिस इज ब्लॉक 2, सब बोलो इस तरीके से, एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। सो हमारे पास आएगा, अब यहाँ इन्होंने जैसे कलर n लिया था हमने, तो इस बुक का जो नोटेशन है, सो a नंबर ऑफ तुम्हारे पास a लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं और b नंबर ऑफ ब्लॉक्स ले रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हो जाएगा 1b y2b 3b एंड सो ऑन yab, ठीक है। सो ये ब्लॉक नंबर होगा b, ठीक है। और यहाँ पे जो लेवल है तुम्हारे पास 1 2 3 अप टू a, ठीक है, इस तरीके से। नोटेशंस तो yi का वही है, yi से। सो व्हाट इज द मॉडल, यहाँ पे मॉडल क्या डिफाइन करेंगे, सो यहाँ वी हैव a treatments and b blocks, ठीक है ना। सो a नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है, b नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। सो रैंडमाइज्ड है ना, इस बुक में नोटेशन ये रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन यूज किया है, ठीक है। सो there is one observation per treatment in each block, okay. So because the only randomization of the treatment is within the blocks, है ना, so blocks के अंदर जो treatments है वो random है, and then बोल रहा है कि सो स्टैटिस्टिकल मॉडल क्या होगा, कोई सजेस्ट करो, तुम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है। कल बता तो रहा था कोई 2-3 जो जिसको आइडिया था ऑलरेडी, आज आया नहीं है। ये कौन है रिजल्टिंग, ये रिजल्टिंग कौन ज्वाइन किया भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अरे अभी जो ज्वाइन किया क्या नाम है तुम्हारा? तो ये रिजल्टिंग क्या नाम है, रीनेम करूं? Okay, so we have A treatments and B number of blocks. So the statistical model we follow है ना, for randomized block design है ना, इट कैन बी रिटन इन अलग अलग वे में लिखा होगा, तो अभी मैं विदाउट इंटरेक्शन लिख रहा हूं। सो इसमें क्या होगा, तुम्हारा yij है, दैट इज रिटन लाइक, हाँ क्या हो गया, क्या बोला समझ गया, हाँ एक ऐड हो जाएगी, ब्लॉक का इफेक्ट ऐड हो जाएगा ना। सो म्यू प्लस टाउ आई, कल हमने इतना लिखा था, प्लस कल सिर्फ एरर था ना, कल सिर्फ ई आई जे था, क्योंकि वहां से ट्रीटमेंट इफेक्ट हम लोग देख रहे थे। अब ब्लॉक है तो ब्लॉक का इफेक्ट होगा, तो बी जे बोल देता हूं, ठीक है। सो म्यू प्लस टाउ आई प्लस बी जे प्लस एप्सिलॉन आई जे। अब म्यू क्या है, व्हाट इज द म्यू का मीनिंग क्या है, मालूम, इंटरप्रिटेशन क्या है, म्यू क्या है, हाँ ओवरऑल मीन, कल लिखा था हमने ये सब। सो ओवरऑल मीन है, और जो टाउ आई है, दिस इज effect due to ith treatment. yes, effect due to ith treatment.
फिर बीटा जे क्या होगा? इफेक्ट ड्यू टू जेथ ब्लॉक। इफेक्ट ड्यू टू जेथ ब्लॉक, यस। और एप्सिलॉन आई तो लिखा ही था कल हमने, क्या है ये? एरर। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या लिया था? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो बुक में तुम्हें मिलेगा वो इस तरह लिखते हैं ये लोग कि AIJ जो होगा NID 0 सिग्मा स्क्वायर। ये बुक में ये नोटेशन लिखा गया है। कोई बताओ मुझे इसका क्या फुल फॉर्म है? NID क्या होता है? ये बुक में ऐसे लिखा मिलेगा कि एप्सिलॉन IJ इज NID। IID सुना होगा तुमने, ये NID क्या है? अरे नहीं, नॉर्मली। N का होता है नॉर्मल, तो कहना चाह रहा है हाँ, सो दे आर नॉर्मल एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। IID में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है लेकिन वो कुछ होगा, यहाँ फिक्स कर दिया नॉर्मल ही है, तो मतलब दे आर IID नॉर्मल, ऐसे बोल सकते हैं इसको। इसका मतलब ऐसे समझ सकते हो कि दैट इज, ये कहना चाह रहा है कि एप्सिलॉन IJ जो है दे आर IID नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, इस तरीके से एक्चुअली। सो IID नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर ऐसा है। सो एप्सिलॉन आई जो है IID नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर है। ओके, तो इस तरीके से हो गया। बाकी कल हमने दिखाया था तुम लोगों को कि लाइक कल हमने दिखाया था ना कि जो समेशन टाउ आई है दैट विल बिकम 0 एंड समेशन सिमिलरली बीटा जे निकालोगे ये भी 0 आ जाएगा। सो टाउ आई क्या था? म्यू आई माइनस म्यू, उस तरीके से। और यहां हम क्या टेस्ट करते हैं? सो द क्वेश्चन इज, हमारे पास so here in RBD we are interested in testing क्या? अगेन H0 जो होगा कि जो μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μA, ये था ना, एंड H1 था एटलीस्ट या mu I is different than mu J for at least one ij, ऐसा समझो। तो अब क्या है, तुमसे अगर पूछा जाए, और मैंने ये भी बता दिया दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो ये किसके इक्विवेलेंट था? दिस इज इक्विवेलेंट टू, हमने कल लिखा था H0 इफ यू राइट टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ A इज इक्वल टू 0, यही ना। और H1 ये था कि टाउ I इज नॉन जीरो फॉर सम I, इस तरीके से। और यहाँ पे एक और है, तुम वो कर सकते हो BI है ना, और अदर वे यू हैव कि लाइक H0 में इक्विवेलेंटली तो यहाँ पे यू हैव बीटा जो है ना 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा, क्या था हमारे पास, कितने B लिए थे ना, देयर आर B नंबर ऑफ ब्लॉक्स, दिस इज 0 एंड H1 ये भी इक्विवेलेंट होगा BI इज डिफरेंट 0 नॉन जीरो फॉर सम I या सम J ना, यहाँ J यूज करता हूँ, फॉर सम J। सो इसको टेस्ट करते हैं इसमें एक्चुअली। लेकिन हमारा फिर से देखो, तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे मेनली जो मुझे लगता है वो जो टेबल एनोवा टेबल है उससे रिलेटेड ये आएगा कि लाइक ट्रीटमेंट का एरर क्या होता है, ये इस तरह से पूछ लेगा, या जो ब्लॉक्स का एरर क्या है, मतलब ब्लॉक इफेक्ट का एरर क्या है, या वो जो तुम्हारे पास एरर जो इसमें बनेंगे, सो व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेगा ना ट्रीटमेंट का, या ड्यू टू ट्रीटमेंट, या ड्यू टू ब्लॉक्स, या ड्यू टू एरर, इस तरीके से वो पूछ लेगा। बाकी नोटेशंस वही है जो कल हमने यूज किए थे। सो अगर तुम इसका
फॉर्मूला लिखोगे, सो SST क्या होगा, तो यहाँ क्या होता है एक्चुअली, जो SST है दैट विल बी इक्वल टू SSTR प्लस SSB, मतलब ब्लॉक लिख रहा हूं मैं, प्लस SSE मतलब एरर। तो इस तरह अगर इसका फॉर्मूला डिराइव किया जाए, तो फिर से बुक में डेरिवेशन है लेकिन मैं पूरा लिखना नहीं चाहता। सो कल हमने लिखा था मीनिंग क्या है, अब प्रूफ तुम उसको अगर खोल के प्रूफ किया जा सकता है। सो सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट प्लस सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ब्लॉक्स एंड देन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगर तुम लिखना चाहो तो ये जैसे होगा डबल समेशन, इसका जो मीनिंग होगा yij माइनस y डॉट डॉट बार इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ j होगा 1 to b और I from 1 to a, ठीक है, एंड दिस विल बी b टाइम, सो ये तुम्हारा आएगा b टाइम समेशन I from 1 to a y I डॉट बार माइनस y डॉट डॉट बार का होल स्क्वायर प्लस a टाइम समेशन y डॉट j माइनस y डॉट डॉट बार का होल स्क्वायर j फ्रॉम 1 to b, ठीक है, एंड अगला होगा प्लस जो नेक्स्ट तुम्हारा आएगा, सो डबल समेशन j from 1 to b I from 1 to a and this will be y I j, मतलब ये प्रूव किया जा सकता है उसको कैलकुलेशन करके। सो दिस इज y डॉट j बार माइनस y I डॉट बार, ठीक है, प्लस y डॉट डॉट बार, ये आएगा होल स्क्वायर। ओके, सो अगेन दिस इज फर्स्ट टर्म इज सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, सेकंड टर्म इज sum of square due to treatment, sum of square due to blocks and sum of square due to error, ठीक है। अब अगेन टोटल कितने हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मैंने डेटा लिखा था टेबल, उसमें कितने टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, a इंटू बी, उसको कैपिटल N बोल सकते हैं। तो जो हमारे पास टोटल है a इंटू बी, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो कितना आएगा, ab माइनस 1, जिसको हम लोग n माइनस 1 बोलेंगे। फिर जो ये टर्म है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट्स, सो मैं इसकी बात कर रहा हूं। सो इसका क्या होगा, कितने हमारे पास टोटल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है, कितने हैं, स्मॉल a ना, 1 to a तक लिया था हमने रो में। सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, a माइनस 1। अगेन हाउ मेनी ब्लॉक्स आर देयर, 1, हमने b लिया था, हमने स्मॉल b लिया था ना, तो वो था, तो उसका b माइनस 1। अब एरर क्या होता है, तब तुम डिसाइड करो कि दिस मतलब टोटल ये हो जाए है ना, ये बराबर दिस प्लस दिस प्लस दिस। सो क्या रखोगे तो एरर आ जाएगा, बताओ, मतलब व्हाट इज हियर, सो दैट दिस सम बिकम्स ab माइनस 1। तो यहाँ दो इफेक्ट है ना, एक ट्रीटमेंट और एक ब्लॉक, तो उसको तुम ऐसा लिख सकते हो, जो तुम बताए वो होगा a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 को खोलोगे तो यही आएगा। चेक करो, इन सबको तुम ओपन करके ऐड करो, यही आएगा, a b माइनस 1 आएगा। ठीक है, चलो। सो इसको यूज करके अगर आप एनोवा टेबल बनाओ तो क्या होगा, सो रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। सो इसमें क्या होता है कि पहले यहाँ पे आएगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन, मैं इसी बुक का नोटेशन यूज कर रहा हूं, सम ऑफ स्क्वायर्स, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम,
देन मीन स्क्वायर एंड देन यहाँ आ जाएगा रेशियो, जो एफ स्टैटिस्टिक्स जो होता है उसकी वैल्यू। सो आपका सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या है, आप किसके हिसाब से वेरिएशन वो कर रहे हो, तो यहाँ पे हाँ हमने ट्रीटमेंट और ब्लॉक्स को भी कंसीडर किया ना यहाँ पे। सो हमने इफेक्ट ट्रीटमेंट का और इफेक्ट ब्लॉक्स का भी कंसीडर किया है। सो यहाँ पे एक ट्रीटमेंट है, एक ब्लॉक है, एक क्या होगा एरर है, और इन सब का लास्ट में टोटल होगा। सो ट्रीटमेंट में इसको लिखते हैं हम SSTR ट्रीटमेंट का, SSB लिखा है मैंने, ब्लॉक्स SSE, और ये SST हो जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या आया था, तो ट्रीटमेंट का देयर आर A नंबर ऑफ लेवल्स, A था ना, A-1, हाउ मेनी ब्लॉक्स, B-1, ये A-1 इंटू B-1 आया था यहाँ से। अब देख लो ये सम उसके इक्वल होना चाहिए, तो इसीलिए जब आप उससे घटाओगे, एक मिनट इसको मैं बता देता हूँ। हेलो हाँ विशाल, गुड इवनिंग। अरे एक्चुअली मेरा 6 से 12 डेली क्लास होता है, कल भी तुमने इस टाइम फोन किया था शायद। बताओ जल्दी बताओ। हाँ ओके एक बंदा है केमिस्ट्री का, फ्री नहीं पढ़ाएगा, पता नहीं फ्री पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, पूछ सकता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं ठीक है, मैं देखता हूँ, होगा तो बताऊंगा, है ना। ठीक है ओके, तो ठीक है ना। सो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका टोटल आ जाएगा AB-1 है ना, N-1 जिसको हम बोलते हैं, कैपिटल N-1। सो मेन स्क्वायर में क्या होता है, इसको डिवाइड करना जस्ट। सो SSTR को आप डिवाइड कर दोगे A-1 से, फिर SSB को आप डिवाइड कर दोगे B-1 से, यहाँ SSE को आप डिवाइड कर दोगे इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम A-1 B-1 से। इसकी जरूरत नहीं है, टेबल में आता नहीं है ना। तो यहाँ पे और आपको क्या चाहिए, तो यहाँ 2 वैल्यू आएगी है ना, एक ट्रीटमेंट इफेक्ट के लिए और एक ब्लॉक्स के लिए। तो क्या क्या आएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्या है SSTR है ना अपॉन A-1, और इसको डिवाइड करेंगे आप SSE अपॉन A-1 इंटू B-1। सिमिलरली ब्लॉक्स के लिए लिखना चाहो तो ऐसे ही, हालांकि इंटरेक्शन यहाँ कंसीडर नहीं किया, एक इंटरेक्शन इफेक्ट भी होता है कि दोनों का, तो दोनों सिग्निफिकेंट हो जाएगा उस केस में। और यहाँ पे क्या होता है, ये वैल्यू जो है अगर तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, सो अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है, मैं बोलूँ अगर F टेबल से देखना चाहूँ, F डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से, तो यहाँ क्या आएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन F में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, A-1 फिर A-1 इंटू B-1 कॉमा अल्फा, और यहाँ होगी अगर इसको लिखना चाहे तो B-1 A-1 B-1 कॉमा अल्फा। ठीक है, सो इस तरीके से। हाँ तो दोनों मरीजों सेम आएगा? नहीं, सेम क्यों आएगा, अलग है ना। ये होगा उसको देखने के लिए कि ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, और ये ब्लॉक्स सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उस तरीके से ब्लॉक इफेक्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ट्रीटमेंट सिग्निफिकेंट है कि नहीं, उसके लिए। मतलब जैसे मान लो ऐसा होता है कि ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू तुम्हारा डेटा से ये वैल्यू कुछ आई, कोई नंबर आई, मान लो 5 आ गई सपोज,
और ये वैल्यू अगर 4 आ गई टेबल से देखना है, तो दिस मोर देन दिस, इसका मतलब यू रिजेक्ट H नॉट, तो रिजेक्ट कर दोगे ट्रीटमेंट के लिए इस तरीके से। और दूसरा, अगर ब्लॉक्स का इफेक्ट चेक करना है, सो इसकी वैल्यू अगर इससे ज्यादा है, इट विल आल्सो बी रिजेक्टेड, तो वो चेक करना पड़ेगा कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा सिग्निफिकेंट नहीं है, इस तरीके से। जैसे ये सब कैलकुलेट करने के लिए वो होता है, मतलब मुझे फिर एग्जाम में ऐसा कुछ होगा नहीं कि तुम्हें कैलकुलेट करवाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स भी है या एक्सेल में ये सब ऑप्शंस है, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम है नहीं कि तुमसे कोई डेटा दे के इतना करवाएगा, है ना। घर पे कर सकते हो, बुक में एग्जाम्पल्स हैं इसके, अब तो बुक में बता ही दिया कौन सा है, यू कैन सी एग्जाम्पल्स। मैं बता दे रहा हूँ इनोवा टेबल मेनली समझना है तुम्हें, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। और मैं अभी नेक्स्ट क्लास में तुम्हें ये कराऊंगा जो क्या है, लेटिंग स्क्वायर डिजाइन, है ना। सो लेटिंग स्क्वायर डिजाइन ये अभी कल नहीं, मंडे को ना, तो अभी हमारे पास टाइम तो है, सो काफी टाइम है। ये इसमें विथ इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा, अगर तुम वो देखना चाहो, सो इंटरेक्शन इफेक्ट ऐड हो जाएगा एक्चुअली। तो जो मॉडल होंगे अब कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अगर तुम इसी को अगर जो हमने कंसीडर किया था, सो विथ इंटरेक्शन करोगे तो क्या इसका मॉडल होगा, तो इसका फिर मॉडल क्या हो जाएगा, एक और टर्म ऐड हो जाएंगे। क्या ऐड होगा, जैसे म्यू प्लस टाउ आई प्लस बीटा जे तो था ही, अब क्या होगा, अब एक आ जाएगा टाउ बीटा आई जे, ये ऐड हो जाएगा, और प्लस एप्सिलॉन आई जे, तो ये मॉडल होगा उस केस में। सो ये क्या है यहाँ पे, ये इंटरेक्शन ड्यू टू बोथ, ठीक है ना। सो इंटरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट आई इन ब्लॉक जे, ये हो जाएगा। सो इसमें क्या होगा, जब तुम फाइंड कर रहे होगे एस एस टी, तो यहां पे होगा एस एस टी आर एस एस बी एस एस इंटरेक्शन, मैं ऐसे लिख देता हूं, इन्होंने कैसे लिखा है। सो इसमें है कि नहीं, मैं देख लेता, इस बुक में इन्होंने टेबल बनाए नहीं आई थिंक, सो मैं चेक कर लेता हूं। लेटेंस वर्ड डिजाइन आगे स्टार्ट किया है, तो मैं एक बार इधर बताता हूं। सो जो नोटेशन इन लोगों ने यूज किया है, कैसे यूज करोगे, इंटरेक्शन लिख देता हूं, या फिर टी आर बी लिख सकते हो, या ए बी लिख सकते हो, इस तरीके से। सो आई एन टी करो, इंटरेक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, इंटरेक्शन इफेक्ट, या दोनों को एक साथ लिख सकते हो तुम। ट्रीटमेंट को ए लो और ब्लॉक को बी लो, तो उस बुक में ऐसे करते हैं ये लोग, ट्रीटमेंट्स को इन्होंने ए लिखा है ड्यू टू ए ड्यू टू बी, एंड देन यहाँ पे इन्होंने फिर ए बी लिखा होगा, तुम देखोगे तो ए बी लिखा होगा इस तरीके से, एंड बाद में सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये हो गया ना। सो यहाँ पे क्या होगा, इसका तो चलो वही तुम्हारे पास जो आएगा आंसर क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखता हूँ, बोलो भाई क्या होगा, हाँ सेम ही रहेगी। सो ये हो जाएगी तुम्हारे पास ए बी माइनस वन, इसका क्या रहेगा a माइनस वन, इसका b माइनस वन, और इसका क्या होगा अब, a प्लस b माइनस वन। सो इसका तो इंट्रैक्शन का
तुम्हें देखना पड़ेगा क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं इसका एक्चुअली आएगा तुम्हारे पास प्रोडक्ट इसका, सो ये तो वो आ जाएगा। अरे यहाँ तुम आई वो तो वो आ जाएगा फिर, एक मिनट, तो यहाँ पे n एक्चुअली तुम्हारा कुछ और होगा, यहाँ पे ना n कोई लार्जर नंबर रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर तुम ये लोगे a-1 इंटू b-1, तो ये सम तो फिर वो आ जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर क्या 0 आ जाएगा लड़का। ab-1 आएगा किसका a-1 आएगा? हाँ तो फिर तो एरर का क्या होगा फिर? सो इनके हिसाब से तो यहाँ कैपिटल एन एक्चुअली ए भी नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और भी नंबर्स आएंगे एक्चुअली, है ना, इंटरेक्शन की वजह से कुछ और भी ऑब्जर्वेशंस आएगा। जो ऑब्जर्वेशंस था ना हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस, मान लो इंटरेक्शन की वजह से और भी ऑब्जर्वेशंस क्रिएट होंगे, सो उस वजह से फिर तुम्हारे पास आएगा लाइक, मैं इसको कैपिटल एन ही लिख देता हूँ तत्काल में, सो कैपिटल n-1, ओके। सो और ऑब्जर्वेशन जब क्रिएट होंगे तो उस केस में इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यही रहेगा, और इसका बताओ इसके टर्म में क्या आएगा, कैपिटल एन और ए बी के टर्म में ये कैपिटल एन माइनस समथिंग आएगा, वो क्या आएगा, तो कैलकुलेशन करके देखो, क्योंकि ड्यू टू इंटरेक्शन कुछ और वो जनरेट होंगे ऑब्जर्वेशंस। हमने शुरू में जो कंसीडर किया देयर इज नो इंटरेक्शन है ना, n प्लस या माइनस, प्लस है तो फिर प्लस नहीं होगा, चेक करो, सर माइनस आएगा, एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। इसमें क्या है n माइनस ए बी, हाँ यही है n माइनस ए बी है, ठीक है ना, बुक में दूसरी जगह जो है। सो बाकी इसी तरीके से तुम टेबल बना सकते हो। टेबल में क्या होगा कि ये एक हमने एक ट्रीटमेंट को लिया है, बी ब्लॉक्स इंट्रैक्शन एरर, सेम इस तरीके जैसे लिखा था वैसे ही लिखो, जैसे पीछे हमने लिखा ना उस तरीके से तुम एनोवा टेबल बना लोगे कि उसमें सोर्स ऑफ वेरिएशंस क्या होंगे, ट्रीटमेंट्स, ब्लॉक्स, इंट्रैक्शन या ए है ना, ए बी जो हमने यूज किया है, एंड इंट्रैक्शन एंड देन एरर, उस तरीके से। सो ये तुम्हें ये है मेनली तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर पूछता है तो यहाँ इंटरेक्शन इफेक्ट को हमने कंसीडर किया है। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, अभी देख लो क्या रह गया। तो दो इफेक्ट को यहाँ कंसीडर किया है, तो ये टू वे अनोवा टाइप हो गया, ठीक है ना, विदाउट इंटरेक्शन, एंड दूसरा जो बनाओगे आगे कंटिन्यू करोगे सो टू वे अनोवा विथ इंटरेक्शन होगा, है ना। तो इस बुक में उतना डिटेल में दिया नहीं है क्या, मॉडल दिया हुआ है बस इन्होंने आगे वो नहीं किया एक्चुअली, डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये सब शायद नहीं दिया है, मैं टेबल नहीं बनाया है। गूगल पे शाम अफसर के
ये डिजाइन की बहुत अच्छी नोट्स है। हाँ और उसमें सिर्फ एक तीन मॉडल से फैक्टोरियल के नहीं है। फैक्टोरियल के नहीं है, अच्छा ओके। अच्छा ये तुम कह रहे, ये फैक्टोरियल के नहीं है? ये होगा आगे मैं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में ये कराऊंगा। तो अभी नेक्स्ट क्लास में एलएसडी, और ये बुक में सारा, ये जो बुक में लिखाए हैं उस बुक में सब है, ये भी है। तुम देखना 2 स्क्वायर 2 क्यूब फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट सब है। सो सर इसमें आरबीडी में जी आरबीडी में वो भी लेंगे क्या, मिसिंग ऑब्जर्वेशन वाले केसेस भी हैं क्या? नहीं वो सब उतना डिटेल में आगे नहीं करना, क्योंकि मुझे लगता है इतना डीप में, क्योंकि काफी फिर वो हो जाएगा, डीप हो जाएगा। सो आपको जस्ट एक वो कंसीडर नहीं करने वो सब मिसिंग वाले, क्योंकि वैसे तो आप अगर डिटेल में करो तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, पूरा ये 1 साल का कोर्स होता है। तो हमें मेनली बस इसके बारे में जानना, आपको डेफिनेशन जानना है क्या है, और एक एनोवा टेबल इंट्रोडक्शन जानना है, जस्ट उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, अभी थोड़े आगे आते हैं। सो अब इधर हमारे पास सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। सो थोड़े इधर से देख लेते हैं इसमें क्या क्या बात किया है। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड देन कंपैरिजन रूट एंड रेशियो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जैम में नहीं था, ये एक्स्ट्रा है ना, ये जैम में नहीं था। जो लोग जैम की तैयारी किए होंगे तो उसमें आपके पास ये नहीं था। जैम स्टैट्स में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता ना। ऐसे इंटरेक्शन वाला केस लोग कंसीडर करते रहे, उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। जो मैं भी लिखा रहा था कि ड्यू टू इंटरेक्शन उतना सिग्निफिकेंट नहीं, उसकी जरूरत नहीं, इसलिए हाँ बुक में भी नहीं है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए लोग उतना कंसीडर नहीं करते। वो मेनली जो विदाउट इंटरेक्शन है वही उसी को रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन में कंसीडर करते हैं। सो बुक में भी नहीं है, मैं देख रहा हूँ और भी बुक्स, दूसरा बुक मैंने खोला है तो उसमें भी उतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए किया है। ठीक है ओके चलो अभी थोड़ा मैं ये पार्ट अभी डिस्कस कर लेते हैं। 1 घंटा है ना, ये बहुत इजी है, क्लास 12 वाला हालांकि है तो आपको आता ही होगा, लेकिन एक बार हम बस डिस्कस कर लेते हैं सो दैट आपका रिवीजन हो जाएगा। सो ये पार्ट कम से कम आज फिनिश कर लेते हैं, है ना। तो एक होगा कि ये हमने एटलीस्ट, मेरा प्लान ये है कि एक बार हमने डिस्कस कर ले एक बार, ताकि कुछ आगे क्वेश्चंस हो तो हम बता सके कि हमने डिस्कस किया था एटलीस्ट। सो ये ऐसा ना कुछ रह गया हो ये चीजें। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म y बराबर fxy, है ना। देन कह रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसको इग्नोर कर सकते हो तुम। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होता क्या है, कोई अगर बताना चाहे डेफिनेशन तो। कोई बताओ। सर वो डबल डेरिवेटिव p प्लस सिंगल डेरिवेटिव q प्लस एक कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अच्छा नहीं, मैं अगर डिफरेंशियल को डिफाइन कैसे करते हो तुम लोग? मतलब डेफिनेशन में लिखना चाहे तो मतलब सिंपल कोई इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स आता है ना, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivatives of dependent variable with respect to independent variable। या जस्ट इतना काफी है, involves derivative, है ना, with respect to independent variable।
जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आप लिखते हो, जैसे लिखते हैं ना dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू x। जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि एक इक्वेशन है इसमें डेरिवेटिव आ गया है ना। सो कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल। अब इसमें एक वर्ड आता है ऑर्डर एंड डिग्री, क्योंकि अगर ऐसा पूछ लिया एग्जाम, देखना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे क्वेश्चंस आए। आप CUET 2022 का पेपर देखो और देन आप बता सकते हो कैसे क्वेश्चंस आए। तभी पूछ ही रहा था कि देखो पेपर देख लो कोई और कैसे क्वेश्चंस आए पर देखो, फिर उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक वर्ड आता है जैसे ये हो गया, या और हो सकता है कि लाइक और एग्जांपल तुम कुछ भी मान लो dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x, मान लो इस तरीके से। सो ये सब क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक वर्ड आता है ऑर्डर एंड डिग्री, क्योंकि ये भी होता है। तो ऑर्डर और ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कितने बार डेरिवेटिव होगा? यस, हाँ। सो कितनी बार डिफ है ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल है कि आपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है। सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंपल। मतलब मान लो इसमें हमने क्या किया, इसको हाईएस्ट 2 टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो वो ऑर्डर क्या है, तो 2 है। तो यहाँ पे जो आपका इसमें जो है ऑर्डर, इसका ऑर्डर इज 1 एंड इसका ऑर्डर क्या होगा 2, ठीक है ना। तो ऑर्डर मतलब कितनी बार आपने मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया है, तो मैक्सिमम जो भी डिफरेंशिएट किया उसमें ऑर्डर क्या है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया वो है। एक वर्ड आता है डिग्री, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, लेकिन कब, पावर ऑफ हाईएस्ट जी, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिग्री हम निकालते हैं पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। सो व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। सो बताइए इसका डिग्री क्या है, फर्स्ट में डिग्री क्या है 1, सेकेंड में डिग्री क्या है 1, नहीं, यहां डिग्री है नॉट डिफाइंड, वाई, यहां डिग्री है नॉट डिफाइंड। क्या डेरिवेटिव, ये साइन ऑफ डेरिवेटिव है, तो साइन ऑफ डेरिवेटिव क्या पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया डेरिवेटिव का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी तुमने डिग्री सुना है, कहीं लिखा हो कि sin tan x बराबर 5 है, इसकी डिग्री 4 है, ऐसा कहीं सुना है तुमने। डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल्स की होती है, किसी इक्वेशंस की, या पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसी की डिग्री फाइंड करते हैं हम लोग, चाहे वो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल में हो। तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है ही नहीं डेरिवेटिव के टर्म में, तो इसकी डिग्री है नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइंड कब होगा, जब वो पॉलिनोमियल होगा डेरिवेटिव से। पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर नेचुरल नंबर से ही होंगे, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई फ्रैक्शन हुआ तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। जैसे √x + 1 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि x की पावर 1/2 है। तो ऐसे ही कहीं मैं ऐसा लिख दूं, जैसे हालांकि कुछ ऐसा है जो मॉडिफाई अगर कर सकते हो तो देन यू कैन फाइंड। जैसे कहीं लिखा हुआ है √dy/dx + y = x, मान लो ऐसा है। अब आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है, बताइए। सर ऑर्डर तो इसका 1 है, हाँ, डिग्री नॉट डिफाइंड, नहीं, यहाँ डिग्री अब तुम, नहीं डिग्री क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, हाँ, तो ये लीनियर रिलेशनशिप बनेगी। यस। सो अब अगर तुम उसको मॉडिफाई करके पॉलिनोमियल बना सकते हो तो बना के देखो क्या है। पिछले क्वेश्चन में कोई गुंजाइश नहीं थी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। इसमें क्या है, अगर तुम ट्राई भी करो साइन हटाने का तो इसको चले जाओगे, तो फिर वो साइन हो जाकर साइन इनवर्स हो जाएगी, तो ये डेरिवेटिव ऑलरेडी है, तो वो साइन इनवर्स का फिर डेरिवेटिव रहेगा, तो पॉलिनोमियल फिर भी नहीं बनना है। लेकिन अगर तुम पॉलिनोमियल इक्वेशन बना सकते हो तो तुम ट्राई करो। जैसे dy/dx का रूट है बराबर x - y हो गया, सो यहाँ से dy/dx जो है x - y का स्क्वायर हो गया। नाउ यू सी, सो यहाँ से तुम देख पा रहे हो सिंपली कि ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 है।
डिफरेंशियल इक्वेशन है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसकी पावर ऑफ 1 हो गई। सो इफ यू कैन मेक पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव देन इट इज ओके। ओके, अब मेनली क्या आता है, जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है dy by dx इज इक्वल टू f of x, y। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होगा, जैसे ये भी था कि ऑर्डर 1 है डिग्री 1 है। अब इसको एक्चुअली मेनली हमें सॉल्व करना होता है, तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास जो मेनली बेसिक तरीका है, जो मैं बोल रहा हूँ कि इसको तुम कुछ नहीं करना, तुम क्लास 12th के एनसीईआरटी चैप्टर 9 है, एक बार वो बस रिवाइज कर लेना था, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वहीं से हो जाएगा तुम्हारा। या एक बुक आती है एमडी राय सिंघानिया की, सो अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना हो बहुत ज्यादा तो एमडी राय सिंघानिया की एक बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो कर सकते हो तुम। तो मेनली अगर इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए मेथड्स आते हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, ये क्लास 12th में ही है, ये सब क्लास 12th के एनसीईआरटी चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। वो एक बार गो थ्रू हो जाओ, जस्ट एक बार देख लो डेफिनेशंस क्या है, एग्जांपल्स देख लो, समझ आ जाएगा, उतना ही काफी है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए बात करते हैं। सो क्लास 12th में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही था, वहां पे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री था। वेरिएबल सेपरेबल हो गया, होमोजीनियस हो गया, और ये सब आप लोगों को आता ही है, बस मैं रिवीजन करा रहा हूँ। लीनियर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये 3 फॉर्म में तुम ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है क्या इस फॉर्म में आप ला सकते हो, अगर इस फॉर्म में ला सकते हो तो उसको सॉल्व कर सकते हो इजीली आप। तो जैसे अब वेरिएबल सेपरेबल, तो नाम से ही क्लियर है कि वेरिएबल सेपरेबल में क्या होगा, कि जैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड है सॉल्व करने के। सो वेरिएबल सेपरेबल में क्या कि जस्ट आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने लिखा था dy by dx, वो कुछ इस फॉर्म का होगा, मान लो gx into hy, आप ऐसा लिख पाओगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, देखो बस ये जो फंक्शन था ना, ये जो फंक्शन था fxy, यू कैन ब्रेक इट लाइक दिस। और आप क्या करोगे सॉल्व करने के लिए, जस्ट आप y वाले टर्म को एक साइड कर लो, यहाँ पे y वाले टर्म को एक साइड कर लो और x वाले टर्म को एक साइड कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो यहाँ से कुछ आंसर आ जाएगा, समथिंग, ठीक है ना, इज इक्वल टू समथिंग प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा। सो ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx बराबर e की पावर माइनस x प्लस वाई। आपको बोल रहा हूँ इसका सॉल्यूशन बताओ, करके देखिए, कर लेंगे ना सॉल्व, करके देख लो एक बारी। सॉल्व कर लोगे ना, जल्दी सॉल्व करके बताओ, बस बता देता हूँ एक मेथड। e की पावर y प्लस e की पावर x इज इक्वल टू c। जैसे आप क्या करो, ये पहले अलग अलग करके, जैसे एग्जांपल दिया हो, आप कहीं भी ऐसा कर सकते हो अगर कि यू कैन ब्रेक इनटू प्रोडक्ट, जस्ट x वाला एक साइड y वाला एक साइड, तो e की पावर y dy e की पावर माइनस x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो हो जाएगा e की पावर y ही रहेगा माइनस e की पावर माइनस x प्लस c। तो आप ऐसा लिख सकते हो e की पावर माइनस x प्लस e की पावर y बराबर c। तो ये सॉल्यूशन हो गया, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्री कांस्टेंट है। सो ये सब आपको आता ही है, ठीक है ना, जस्ट मैं वो कर रहा हूँ। ओके, फिर दूसरा एक मेथड आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसमें क्या होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, सो इसमें एक्चुअली, ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तो मैं डायरेक्ट फॉर्म लिख दूं तो इसका कुछ ऐसा होगा। So if you can write some differential equation in the form of, let's say, h of x upon y, or you can write in the form of
तो यहाँ है dy बाई डी एक्स है, सो y अपॉन एक्स। और अगर आप dx अपॉन dy को लिखते हो सो यू कैन राइट सम अदर फंक्शन, मान लो g ऑफ y अपॉन एक्स। सो आप अगर इस फॉर्म में अगर लिख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि dy अपॉन dx सम फंक्शन होगा y अपॉन x का, dx अपॉन dy कोई फंक्शन होगा, एक मिनट दोनों सेम ही लिख दिया मैंने, ये होगा x अपॉन y का, यहाँ dx अपॉन dy है तो x अपॉन y का फंक्शन, और dy अपॉन dx है तो y अपॉन x का फंक्शन, ठीक है ना। सर वो एक मेथड वो भी दसा लैम्डा x लैम्डा y करके प्रूव करना, वो प्रूव करने के लिए था। तुम अगर ये दिखा दो तो वही बात है, यस वो लैम्डा, तुम होमोजेनियस फंक्शन की बात कर रहे हो, तो वहां तुम क्या करते हो, तो हमने ये तुम्हें कहा था दूसरा डेफिनेशन ये है कि dy अपॉन dx, मैंने तुम्हें शुरू में कहा ये कुछ ऐसा है, f ऑफ xy होगा। सो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, होमोजेनियस कब होगा ये, f of x y, हाँ ये f ऑफ x कॉमा y आ जाए तब बोलेंगे होमोजेनियस है। तो ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 हो गया, बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। अगर ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन होगा डिग्री 0 का। एक और टर्म आता है होमोजेनियस फंक्शन, अगर कहीं ऐसा हो गया लैम्डा की पावर k f ऑफ एक्स वाई, तो इसका मतलब होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री k है ना। ये है, ये बस फंक्शन है, इसको बोलते हैं, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन से काम नहीं है। दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री k। तो ये कहता है कि होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 होना चाहिए, जैसे लैम्डा की पावर 0 जिसको हम लिखते नहीं यहाँ पे। सो दोनों डेफिनेशन है, और जो ऐसा होगा तो उसको सिंपली तुम ऐसे लिख पाओगे किसी एक फॉर्म में। तो ये भी एक तरीका प्रूफ करने का, अगर तुम ऐसे प्रूफ कर दो तो होमोजेनियस हो गया। होमोजेनियस हो गया तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने का टेक्निक ये है, टू सॉल्व क्या करते हो, अगर इस वाले फॉर्म का है सो यू विल सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू y अपॉन x, और अगर इस वाले फॉर्म का है तो यू सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, देख लो कहीं डाउट है तो बताओ, क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन करवा लो सर। हाँ, जैसे आप क्वेश्चन कोई है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपके पास कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई इंटू डी एक्स एंड y माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको ट्राई करके देखो तुम। ये है, इसमें क्या करेंगे, अब तुम्हारी मर्जी है, या तुम dy अपॉन dx निकाल लो या dx अपॉन dy निकाल लो। सो अगर dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड करोगे सो यू विल टर्न दिस साइड, है ना, तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स अपॉन माइनस ऑफ x प्लस वाई। चेक करो, तो मतलब ये कहने मतलब x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा। तुम चेक कर सकते हो, देखो देखो न्यूमरेटर होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1 का, डिनोमिनेटर होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1 का। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, क्योंकि x को लैम्डा x, y को लैम्डा y रखोगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारे पास, उल्टा लिख दिया शायद आपने, हैं उल्टा लिख दिया सर शायद। उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट, तो dy वाला नीचे आएगा। हाँ, सो पर चेक कर लो, तो यहां से मुझे dy इधर रखना है, वो उधर जाएगा, तो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई आएगा, dy, अच्छा ये इधर जाएगा ना। हाँ, तो माइनस ऑफ x प्लस वाई अपॉन y माइनस एक्स। ओके ओके, हाँ थैंक यू। तो देखो अभी ठीक है, यस सर। चलो तो अब ये हो गया। अब तुम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, dy अपॉन dx लिखा है तुमने, तो यू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय y। तुम दोनों को y से डिवाइड करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड करो, तो क्या होगा,
1 प्लस वाई अपॉन एक्स, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, है ना, ये सब आप लोगों को आता ही है, जस्ट दिस। अब आपको दिख रहा है जो मैं लिखा था फॉर्म, सो दिस इज इन द फॉर्म, इसको आप लिख सकते हो सम फंक्शन g ऑफ y अपॉन x, क्योंकि कहीं भी आप देख रहे हो y अपॉन, y से डिवाइड किया है, हाँ न्यूमरेटर एंड x सॉरी x वहां पे वो वाला चाहिए सर, x से y माइनस x अपॉन y माइनस 1, हमने x से डिवाइड किया, सॉरी y से नहीं, y से करेंगे तो x अपॉन y बन जाएगा ना, तो मुझे तो डिवाइड x चाहिए। फिर से करेक्ट करता हूँ, शायद मैंने गलत बोल दिया, dy अपॉन dx है, तो यहाँ y अपॉन x का फंक्शन चाहिए, तो y अपॉन x का कब आएगा, जब x से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हमने x से डिवाइड किया। अब करेक्ट है, x से इसको भी x से इसको भी, दोनों को x से डिवाइड किया। अब ये फंक्शन ऑफ y अपॉन x आ गया। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, टू सॉल्व, अभी हमने दिखा दिया होमोजेनियस है, तो यहां से ये प्रूव हो गया कि दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप सब्स्टिट्यूट करते हो, सब्स्टिट्यूशन लेते हो, सो सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू y अपॉन x, ठीक है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू आ गई vx, सो यहां से फिर dy अपॉन dx फाइंड करो डिफरेंशिएशन करके, अब डिफरेंशिएशन करके dy अपॉन dx फाइंड करो, तो ये आ जाएगा x इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू 1, है ना, क्योंकि x का 1 हो गया। अब देखो ये आपने सब्स्टिट्यूशन किया उससे आया, और एक आपके पास पहले से है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जो dy बाई dx है और ये dy बाई dx दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो अब क्या होगा, सो हमारे पास अब आएगा, सो इस डिवाइडर से ये रख देता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस v 1 माइनस v, ऐसा लिख दूंगा इसको मैं, y अपॉन x को v रख दिया, जो मैंने सब्स्टिट्यूशन यूज किया वो यूज किया यहाँ पे भी, सो 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, और ये एज इट इज, सो v प्लस x dv बाई dx, ये रखा मैंने। तो सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1 प्लस v माइनस में v टाइम 1 माइनस v अपॉन 1 माइनस v, ठीक है, सो इज इक्वल टू x dv अपॉन dx। सिंप्लीफाई कर लो अब इसको, क्या आता है देखो, तो अब यहां से आंसर निकल आएगा। अभी डाउट है तो बोलो, कोई अगर कुछ समझ नहीं आया किसी को तो आप पूछो। क्या किया, इसमें पहले dy अपॉन dx निकाला, फिर y अपॉन x के फंक्शन बनाने के लिए x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया। अब y अपॉन x को सब्स्टिट्यूट किया v से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से dy बाई dx निकाला डिफरेंशिएट करके, अब इस dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से उठा लिया, तो ये यहाँ रख दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करो, सो इसको आगे अगर मैं लिखूं, देखो यहीं पे कंटिन्यू करता हूं, सो इसके आगे अगर कंटिन्यू करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, तो वी वी कैंसिल, तो देखो 1 प्लस वी स्क्वायर न्यूमरेटर में, नीचे 1 माइनस वी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v मतलब अब क्या है, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब तो तुम देख रहे हो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल हो गया। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या है कि x वाला एक साइड, y वाला एक साइड, वेरिएबल सेपरेबल कर दो। सो जैसे x dx, तो मैं इधर लिखता हूँ dx अपॉन x इस साइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, इस तरीके से ये हो गया dx अपॉन x एंड 1 माइनस वी अपॉन 1, ठीक है, 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई कर लो, सो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कर लो, तो ये हो गया log ऑफ x, और अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, तो एक तो आ जाएगा tan इनवर्स v। अब आपको यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होगा माइनस, और v अपॉन ये करोगे तो 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा। अभी आप सोच रहे हो इंटीग्रेशन कैसे किया, मैंने दो टर्म में ब्रेक कर दिया, 1 अपॉन टोटल माइनस v अपॉन टोटल, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का tan इनवर्स v माइनस
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर 2v है तो 2v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे फिर से सब्स्टिट्यूशन से तो आएगा log 1 प्लस v स्क्वायर। सो फाइनली यही आंसर हो गया। v वापस रख दो आप, v की जगह y बाई x रख दो तो ये आंसर है आपका। सो फाइनल आंसर क्या आएगा? अब वो इंटीग्रेशन आपको सीखना पड़ेगा, आता ही होगा वैसे तो। सो फाइनल आंसर ये हो गया log x इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x माइनस हाफ log 1 प्लस वी स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट, कई बार पॉइंट दिया होता है कि दिस कर्व पासेस थ्रू पॉइंट 1 1, तो उस केस में क्या करना है, x को 1 y को 1 रखना है, c निकल आएगा तो एक कर्व आ जाएगा। फिर आपको ऐसे भी दे देगा कि अगर x की वैल्यू 2 है तो बताओ y क्या होगा, इस तरीके से पूछ लेगा। बट एनीवे जनरल वे ये है सॉल्व करने का, किसको, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इसी तरीके से अगर फंक्शन ऑफ x अपॉन y बनाते हैं आप, मान लो यहाँ dx अपॉन dy निकालता मैं, सपोज अगर मैं dx अपॉन dy निकाला होता तो यहाँ x अपॉन y का फंक्शन बनाता मैं, फिर x अपॉन y को भी लेता मैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx अपॉन dy निकालता, फिर उसको इक्वेट करता एंड आ जाता आंसर। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप सिंपल एनसीईआरटी क्लास 12th वाली देख लो, नहीं तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर बुक देख लो आप, एमडी राय सिंघानिया की आती है, मेरे पास हालांकि यहाँ भी पड़ी हुई है। सो देखिए वो बहुत डीप है, बहुत हाई लेवल की बुक है, हालांकि उसमें बहुत कुछ है। जैसे गुप्ता कपूर कैसे स्टैटिस्टिक्स में है, वैसे ही जो लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फील्ड में, ये बुक आपको मिलेगा अगर दिख रहा होगा तो, है ना। इसका क्या टाइटल है, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस भाई एमडी राय सिंघानिया। तो ये बहुत डीप में है, हालांकि इसमें बहुत डिटेल में है, कर सकते हो इसको भी। ओके, तो ये तो हो गया होमोजेनियस। ऐसे ही अगर आप एक और फर्स्ट ऑर्डर में आता है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये जस्ट अभी जो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कराया, जस्ट रिवाइज कराया क्लास 12th वाली, कुछ नया नहीं कराया बहुत ज्यादा। तो स्टार्ट तो वहीं से होगा फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकेंड ऑर्डर का आगे बढ़ देखते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हालांकि मैंने बताया था कि dy by dx ये f of xy होगा, लेकिन ये देखो इसी में आपने देखा था कि जब f of x, y gx into hy हो जाए तो वो वेरिएबल सेपरेबल हो गया। यही जब g of ब्रैकेट में y upon x हो जाए तो ये होमोजेनियस हो गया। अगर इसी को आप ऐसा लिख पाओ, अगर आप ऐसा लिख पाओ, सम फंक्शन p कोई फंक्शन है इंटू y बराबर qx, और या आप ऐसा लिख पाओ dx अपॉन dy प्लस qx इंटू y, मान लो सॉरी px ही लिखो। सो यहां पे होगा py इंटू x बराबर qy, इस तरीके से। सो ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट। तो ये इस फॉर्म को जो है ना, इसका ना ये नाम है। सो अगर इस फॉर्म में अगर आप लिख पाते हैं सो हम बोलेंगे दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके भी सॉल्व करने के पर्टिकुलर टेक्निक है। जैसे एग्जांपल अगर देख लो, अब जो इस फॉर्म में आएगा उसी को इस टेक्निक से आप सॉल्व कर पाओगे एक्चुअली, है ना। वो चीजें हैं, जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है dy by dx प्लस मान लो x इंटू वाई बराबर x है, मान लो इस तरीके से। सो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, या ऐसा कभी हो जाए dx अपॉन dy प्लस, ठीक है, सो dx अपॉन dy प्लस यहाँ हो गया मान लो y इंटू कोई एक्स स्क्वायर ले लो, नहीं y इंटू एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ y स्क्वायर इंटू एक्स ले सकते हो आप, यहाँ मान लो साइन y आ गया। सो ये फॉर्म है, बस ध्यान रखना है, यहाँ dx है तो यहाँ x है, यहाँ y था dy था, ये फॉर्म से यहाँ y ना, इस तरीके से यहाँ x है, सो यहाँ x है, ठीक है, तो इस तरीके से है।
एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस पे। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये होता है हाउ टू सॉल्व, है ना। तो हाउ टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसमें सिंपल अगर आपने इस फॉर्म में लिखा है, जैसे ये फॉर्म है, सो इसमें सबसे पहले एक वर्ड निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इसका अगर डेफिनेशन देखोगे तो ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन है जिसको मल्टीप्लाई कर दे तो इजीली दोनों तरफ इंटीग्रेबल हो जाता है। तो इसका फिर से इसका डिटेल में एक स्टोरी अगर पढ़ोगे इसके बारे में, लेकिन क्लास 12 में जरूरत नहीं पड़ती है, एक मिनट। सो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो शॉर्ट में इसको IF लिखेंगे हम लोग, और IF होता क्या है, सो e की पावर आई थिंक इंटीग्रेशन ऑफ px dx, ये माइनस होता है, याद है तुम लोगों को, क्योंकि ये क्लास 12 में ही है। सो यही रहता है, पक्का वेरीफाई कर लेता हूँ एक बारी। सो हैं गूगल से चेक किया, देख लिया ना, ओके। तो ठीक है ना। सो कई बार मुझे हो जाता है। सो e की बार इंटीग्रेशन px dx इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और जो सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन इसका सिंपली आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q जो था तुम्हारा qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉरी, तो ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये किसका फंक्शन है, x का है ना, प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन है सिंपली। ऐसे ही दूसरा फॉर्म होगा तो वो भी ऐसे ही है। दूसरे फॉर्म अगर होगा कि dx अपॉन dy प्लस py इंटू x बराबर qy, तो ऐसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर py dy होगा। फिर यहाँ होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर qy इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, मतलब जहां x है वहां y हो जाएगा, जस्ट इंटरचेंज। इसमें एक क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लो, जैसे मैं लिखा था अभी। सो मान लो अगर क्वेश्चन होता dy बाई dx प्लस जस्ट y बराबर x, मान लो इतना ही है, या जस्ट मैं लिख दूं y बराबर 2। अब इसको तुम कई सारे तरीके से, ये वेरिएबल से वेरिएबल से भी हो जाएगा सॉल्व, लेकिन मैं अभी लीनियर वाला मेथड लगाता हूँ। तो इसको उससे कंपेयर करो, तो जो px की जगह है क्या है यहाँ पे, px की जगह 1 और qx की जगह क्या है 2। तो कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है फंक्शन। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लोगे आप e की पावर इंटीग्रेशन 1 dx, तो e की पावर x हो गया। अब सीधा इसका सॉल्यूशन लिखना है, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। अगर आर्बिट्री कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू यूज करोगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो चूंकि ये 11-12 वाली चीज जो आप ऑलरेडी जानते हो, उतना डिटेल में नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत डीपली बस एक बार रिवीजन टाइप के देख रहा हूँ। सो सॉल्यूशन क्या होता है कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है e की पावर x, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, q क्या था 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर लो 2 e की पावर x प्लस c, तो आंसर यही आ गया ना, y इंटू ई एक्स बराबर 2 e की पावर x प्लस c। सो फाइनली y की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस c e की पावर माइनस x। ये आपका है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सो ये क्या आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब इसी में x और y की वैल्यू यूज करो तो उसे c आ जाएगी। अगर कभी दे रखा है वैल्यू, मान लो x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, अब उसको पुट करो तो उसे c की वैल्यू आ जाएगी। तो c की वैल्यू आ गई, फिर वो c की वैल्यू पुट कर दो, और फिर अगर कुछ और भी पूछ रहा है आगे फिर बता सकते हैं। सो इस तरह से ये मेथड है, ओके। तो बस आपको यही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार फर्स्ट ऑर्डर के लिए एक बार 11-12 वाले देख जाओ, बस बेसिक्स, ताकि बेसिक्स हो जाए। अब हायर लेवल पे जाना है तो उसके लिए फिर हम कुछ बुक्स फॉलो कर सकते हैं, यूएमडी राय सिखाने की है। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा डिटेल में बताता हूँ मैं क्या है। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे हैं एक बार देखो जरा, टाइम है 10 मिनट, मैं देखता हूँ, पेपर है ना हमारे पास। सो सर ऑर्डर के कर लेते हैं, मैंने ओपन करा हुआ है फास्ट। बताइए क्वेश्चन है आपके पास? हाँ
स्क्रीन शेयर या स्क्रीनशॉट लेके आप उसमें भेज सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। बताइए क्वेश्चन क्या है, ताकि एक बार देखें कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अभी तक तो नहीं हो रही है। नहीं, अच्छा रुको, मैं शायद वो किया हूँ, 1 मिनट, मैंने अपने आप को पिन कर रखा है। हाँ अब हो गया, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ यस फाइन, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अच्छा यहाँ बोल रहा है सॉल्यूशन गिवन वाई। देखो तो एक और टॉपिक, हालांकि वो मैं डिस्कस नहीं किया, जिसपे क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। अब वो जो 4 ऑप्शन है, इसमें एक और मैं बता देता हूँ टेक्निक क्या है। देखिए तो कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट कर लेते हैं, ऑर्डर वाला कर लेते हैं, हमने ऑर्डर कर। नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मैं समझा देता हूँ। एक टॉपिक आता है जो मैंने अभी नहीं बताया है, वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके पीछे की लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ। फॉर्मेशन, ये भी क्लास 12th में, ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा था, ये स्टार्टिंग में है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, कि जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, अभी जो मैंने बताया 3 तरीका, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस या लीनियर, उसमें क्या कर रहे थे कि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपको सॉल्यूशन दिया है और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डिसाइड करने हैं। तो होता क्या, मान लो अगर आपको सॉल्यूशन दे दिया y बराबर ax प्लस b, इस तरह से मान लो, तो इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो एक्चुअली क्या होगा, अगर आपको सॉल्यूशन गिवन है, इफ सॉल्यूशन इज गिवन, सिंपल इसमें लॉजिक ये है कि इफ सॉल्यूशन इज गिवन, आपको सॉल्यूशन गिवन है एंड इट हैज, मान लो k नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट k है, देयर आर k नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, या n नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट मान लो, देयर आर n नंबर ऑफ या m नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। सो इन दैट केस वो जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, उसकी जो ऑर्डर होगी वो m होगी। देन the order of differential equation whose solution is given is m। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उस डिफरेंशियल इक्वेशन में है, उसके सॉल्यूशंस, उसके जो जिसके सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसका जो आपके पास ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो वही होगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन क्या था, अपने स्क्रीन से स्टॉप कर दिया, दिखाइए फिर से क्या क्या है। और दूसरा क्या है कि कैसे करेंगे, तो उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन आया भी क्लास 12th का ही है, ठीक है ना। सो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ स्टार्टिंग से। सो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है। सो जो पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 43 है ना। सो ये कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सो y बराबर है c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर माइनस 3x। अब बताइए इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो। पहले तो डिफरेंस करो, dy बाई dx निकाल लो, तो आ जाएगा 2c1 e की पावर 2x, जस्ट 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करो इसको, और आ जाएगा माइनस 3c2 e की पावर माइनस 3x, d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा 4c1 e की पावर 2x प्लस 9c2 e की पावर माइनस 3x, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, ये 3 इक्वेशंस आपके पास हैं। अब इससे आपको आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें कभी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते, सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं। सो आपको क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे बताओ, हाउ विल यू रिमूव। किसी 2 को यूज करो, 2 में 2 इक्वेशन काफी है C1 C2 निकालने के लिए, और उससे क्या होगा, तीसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे मान लो यहाँ देखो C2 है, मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो। सो अगर मैं आपसे पूछूं, इसको मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3y बराबर हो गया 3c1 e की पावर 2x प्लस c2 3c2 है ना, e की पावर माइनस 3x।
अब इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के साथ ऐड कर दूं तो क्या होगा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, क्या होगा, मैं इस टर्म को एलिमिनेट करना, देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या, मैं सिंपली बताया तो आप करके देख लेना। तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि इन दो को सॉल्व करो, C1 C2 की वैल्यू निकाल लो और तीसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब हमें C1 C2 हटाना है। तो इसमें सिंपली आप करके देखो क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया, आप ये करके देखना सॉल्व। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि आपको C1 C2 को एलिमिनेट करना है, यू हैव टू एलिमिनेट C1 C2 सिंपली। या दूसरा तरीका देखो, ये तो एक लंबा ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है, ये थोड़े एक मेथड ये है कि सिंपली किसी टू इक्वेशन से आप C1 फाइंड करो, C2 फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ XY एंड देन यू सब्स्टिट्यूट हियर, इससे एक आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा लेंथी मेथड हो गया। जो दूसरा आसान मेथड वो है कि जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं ना उसको सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं, मैं फर्स्ट ऑर्डर से पढ़ाया ना, और ये क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर का है, तो इसीलिए अभी इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस तब देखना ठीक रहेगा। कोई है जो फर्स्ट ऑर्डर वाला हो, देखिए ये सेकंड ऑर्डर का था एक्चुअली, ये क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जो कि हमने डिस्कस नहीं किया है, हम आज फर्स्ट ऑर्डर डिस्कस किए। तो कोई क्वेश्चन देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर का हो। अरे दो ही कर दो, दोनों सेकंड ऑर्डर का है क्या? अच्छा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फाउंड बाय फैमिली ऑफ दिस, ये तो इजी है ना। इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है बताइए देख के। 2 है सर। तो इसका आंसर 2 हो गया, सिंपल, उसका आंसर 2 हो गया, जो मैंने अभी पॉइंट लिखा है उसके हिसाब से कि सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उससे बनने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। ठीक है, ये हो गया। सॉल्व भी नहीं करेंगे उससे, बस कि अल्फा और बीटा है 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर यस, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वो पूछा है कि डिग्री ऑर्डर क्या होगी, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट अवेलेबल है सॉल्यूशन में, उस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका वो सॉल्यूशन है उसका ऑर्डर उतना ही होगा, क्योंकि उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 था तो यहाँ 2 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, C1 C2 एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों को यूज करके आप C1 C2 निकालो, इसमें पुट कर दो तो आपके सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे। तो इसका आंसर सीधा सीधा 2 हो गया। 2 ही क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ 2 ही क्वेश्चन आया सर इससे। अच्छा, तो एक तो इस पे आ गया और एक दूसरा क्योंकि सिलेबस में दोनों लिखा है इन्होंने, तो फर्स्ट ऑर्डर है पूछा ही नहीं इन्होंने, सिलेबस में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्म दिस। तो मैंने अभी आपको जो कराए हैं वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाले कराए हैं, तो ये फर्स्ट ऑर्डर वाला क्लास 12th में भी है। अब बचा सेकेंड ऑर्डर वाला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये मैं कल कराऊंगा या आगे जो भी क्लास में भी कल डिस्कस करें। सो ये फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे। किसके? इसके सर, जो मतलब सेकंड ऑर्डर वाले हैं, प्लस पीआई वाला। यस, हाँ CI प्लस पी, हाँ CF प्लस PI वाला, यस। तो वो करने पड़ेंगे वहां पे कि लाइक थोड़े से वहां पे मैंने सर जैसे कॉलेज में देखा था सर, वहां से डायरेक्ट इनको मतलब रिलेट वो सर जो टर्म रहते हैं उनको मतलब कोरस्पोंडिंग टर्म देख के सर डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे आप उसके बता रहे थे सर। यस, हाँ ये भी है, वो भी कर सकते हैं। तो मतलब कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट से उसको शॉर्टकट है या फिर इंटीग्रल याद कर लेते हैं? नहीं, उसमें जरा वैल्यूज देख के आप थोड़ा कंपेयर कर सकते हो। वो तो अभी मैं सेकंड ऑर्डर जब पढ़ाऊंगा ना, वो सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर जब पढ़ाऊंगा तो आपको दिख जाएगा, वो इजीली देख के पता चल जाएगा। ऑप्शन देख, जैसे जो क्वेश्चन अभी जो मैं कर रहा था इस मेथड से, जो कि लंबा हो रहा था, इसका बहुत इजीली हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा कौन सा करेक्ट, ये आपको सिर्फ ये दिया है ना और 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन देख के आपको समझ आ जाएगा कौन सा करेक्ट है। बहुत ईजी है, हालांकि बहुत ईजी है वो। तो वो सेकंड ऑर्डर जब आपको मैं करा दूंगा एक बार, फिर हम डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन बहुत इजी पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। सो अभी फॉर्मेशन हमने डिस्कस नहीं किया था। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में ये है कि सिंपली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाने हैं तो जितने भी मान लो y बराबर x प्लस k है, तो इससे बनेगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे जो बनेगा फर्स्ट ऑर्डर, y बराबर अगर ax प्लस b है, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इससे बनेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बस मैं वही कहूंगा, एक बार आप जस्ट 12th वाली डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर लीजिए, तो उससे एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करता हूँ इसको, है ना। अभी तो बस टाइम था, मैंने कहा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। आज हमने एक किया है ना,
रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, और फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन किया जो 11th-12th में है, सॉल्यूशन पार्ट स्पेशली। सो आप एक बार वहाँ देखो, कुछ समझना है पूछो, मतलब एक बार रिवाइज कर लो जैसे। और फिर हम कल सेकेंड ऑर्डर डिस्कस करते हैं, कल तो नहीं, आप परसों क्लास होगी मंडे को, तो वो डिस्कस करते हैं, और आगे जो है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन वो डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं परसों। थैंक यू सर।